हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई रियली होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रकृति दिस साइड योर एसएसटी टीचर। देखो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आप लोगों की क्लास 7th के एसएसटी का न्यू बुक का चैप्टर नंबर 3 का एम्पायर्स एंड किंगडम्स। इसका आज हम लोग आपका क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। लास्ट वाले तीनों वीडियोस में 3 पार्ट्स में हमने इस चैप्टर को डिटेल में समझ लिया है। अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियोस ना देखी हो तो पहले आप लोग उसको देखना, बिकॉज जब तक चैप्टर समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन आंसर्स नहीं कर पाओगे। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे बच्चा आप लोगों के जो बिग क्वेश्चंस वाला पार्ट होता है वो, एंड जो मुझे आपके चैप्टर के बीच में से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगते हैं वो, एंड ऑल्सो आपके लास्ट में एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर, सब कुछ हम लोग आज के इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। इसका आप लोगों को पीडीएफ भी मिल जाता है, आप लोगों को पता है। ठीक है जी, तो चलिए अब जरा हम अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आएगा आपका बिग क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट मेजर चेंजेस कैरेक्टराइज दिस पीरियड। कहते हैं इस पीरियड में कौन कौन से मेजर चेंजेस हुए हैं हमारे देश के अंदर। अब ये पीरियड कौन सा है बच्चा, 6th से लेकर के सेंचुरी तक की बात यहाँ पर हो रही है, यानी कि करीब करीब 500 से लेकर के 1000 सीई तक क्या क्या चेंजेस हुए इन 500 सालों में। 600, 700, 800, 900, 1000, इन 500 सालों में क्या क्या चेंजेस हुए, जो भी हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं हमको वही यहाँ पर लिखने हैं। जरा देखते हैं कि हमने क्या क्या चेंजेस का जिक्र यहाँ पर हम लोगों ने करा है। ठीक है जी, देखो यहाँ पे कहते हैं इस टाइम पे क्या क्या हुआ। पहली चीज यहाँ पर होती है डिक्लाइन ऑफ लार्ज एम्पायर्स, कि जो बड़े बड़े एम्पायर्स होते हैं वो एम्पायर्स क्या हो जाते हैं भैया, डिक्लाइन हो जाते हैं। हमने पढ़ा था कि जब गुप्ता एम्पायर का भी डिक्लाइन हुआ था, कोई बड़ा एम्पायर टूट जाता है, बिखर जाता है, उसका डिक्लाइन हो जाता है, उसके बाद छोटे छोटे से किंगडम्स वहां पर आते हैं। वही चीज यहाँ पर हुई है, तो वही वाली बात यहाँ पे लिखी है। दूसरी बात यहाँ पे लिखते हैं एक्सटर्नल इन्वेजन, हमने इस चैप्टर में भी पढ़ा है एंड हमने प्रीवियसली भी देखा है कि आखिर जब भी हमारे देश की बात हो रही होती है उसमें उस टाइम पर कुछ एक्सटर्नल यानी कि बाहर से, सेंट्रल एशिया से, यूरोप वाले पास पार्ट से, या ईस्ट ईस्ट मिडल ईस्ट वाले पार्ट से, वहां से अलग अलग लोग होते हैं जो कि हमारी कंट्री के अंदर इन्वेड करते हैं, या तो अपने रिलीजन को स्प्रेड करने के लिए, या फिर यहाँ पे वेल्थ के लिए, या फिर यहाँ पे अच्छा खासा अपना एरिया को कॉन्क्वेर करने के लिए। किसी भी रीजन के लिए वो लोग जो है हमारे देश में आते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल इन्वेजन। और हमने पढ़ा हुआ है इस टाइम पे हुनाज आते हैं और हमारे अरब्स आते हैं। इसमें मोहम्मद बिन कासिम आप लोगों को याद होंगे। थर्ड यहाँ पे आएंगे इंक्रीज इन लैंड ग्रांट। अच्छा, गुप्ता एम्पायर में लैंड ग्रांट की शुरुआत हुई थी, बाद में धीरे धीरे करके ये लैंड को दे देना किसी भी इंडिविजुअल पर्सन को, और फिर बाद में जो भी उस लैंड से जनरेट होगा, जो रेवेन्यू होगा, उसका थोड़ा सा पार्ट किंग अपने पास रख लेता था। दैट वाज लैंड ग्रांट्स। इसमें वो लोग खुद नहीं काम करते थे बल्कि अपने बदले किसी और से कराते थे। अब ये लैंड किसी को दे देना, ब्राह्मण्स को देते थे, टेम्पल्स अगर वहां बनवाना है, किसी ऑफिशियल को देना है, तब जो है वो जो ग्रांट है वो दिए जाते थे लैंड्स। फोर्थ यहाँ पे रहेगा ग्रोथ ऑफ रीजनल कल्चर्स। किस टाइम पे क्या हुआ था, रीजनल कल्चर्स, लैंग्वेज, ट्रेडिशंस, कस्टम्स, कल्चर्स, इस टाइम पे उनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा हमको देखने को मिली है, बिकॉज बहुत सारे अलग अलग एथनिसिटी के लोग हमारे देश में आके रहे हैं। अलग अलग छोटे छोटे से किंगडम्स फॉर्म हुए हैं। हर किंगडम में रहने वाले लोगों की लैंग्वेज, उनकी बातें, उनका ट्रेडिशन, उनके कल्चर सब डिफरेंट होते हैं। तो अगर डिफरेंट होंगे तो अलग अलग कल्चर्स यहाँ पे और स्टैब्लिश होंगे। एंड यहाँ पर बोलेंगे शासन करने का एक नया सिस्टम यहाँ पे निकल कर आता है, लोकल गवर्नेंस का सिस्टम यहाँ पे निकल कर आता है। तो बेसिकली यहाँ पे कह रहे हैं कि उनका कल्चर, कस्टम्स, गवर्नेंस का सिस्टम, लैंड ग्रांट्स यहाँ पे, एंड बाहर से लोगों का आना, एंड ऑल्सो बड़े बड़े एम्पायर्स का टूटना, ये सब हमने इस चैप्टर में इस वाले पर्टिकुलर पीरियड में हम लोगों ने देखा है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 कहेंगे यहाँ पर, हाउ डिड द पॉलिटिकल, कल्चरल एंड रिलीजियस डेवलपमेंट्स शेप इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड। कहते हैं इस टाइम पीरियड पे क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या चीजें यहाँ पर हुई, और उन चेंजेस का इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, किस तरीके से उन्होंने इंडिया पे अपना प्रभाव डाला। कहते हैं पॉलिटिकल चीजें क्या हुई, कल्चरल क्या हुआ, और रिलीजियस के लेवल पर, रिलीजन के लेवल पे क्या क्या डेवलपमेंट हुई, और उन चीजों ने इंडिया के रिलेशनशिप को या इंडिया को कैसे शेप करा। देखो कहते हैं अगर बात करूं मैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट की, कि आखिर पॉलिटिकल स्फेयर में क्या क्या हुआ हमारे देश में उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे। पॉलिटिकल स्फेयर में हमने क्या देखा था, बड़े बड़े एम्पायर्स टूटकर छोटे छोटे नए नए किंगडम्स बने हैं। वो जो नए किंगडम्स हैं वो अपने इंडिपेंडेंस को असर्ट करेंगे एंड अपने अपने अलग अलग राज्य बना के उनमें अपनी शासन चलाएंगे, अपना अपना काम करेंगे। पहली बात। दूसरी बात,
कल्चरली यहाँ पर क्या होगा भैया, मैंने अभी बोला अगर अलग-अलग किंगडम्स यहाँ पर आ रहे हैं, सब में रहने वाले लोग अलग हैं, उनकी एथनिसिटी अलग है, उनकी लैंग्वेज, उनका कल्चर सब कुछ अलग-अलग है। ज़ाहिर-सी बात है यहाँ पे क्या होगा, रीजनल लैंग्वेजेस की, यहाँ पे लिटरेचर की, यहाँ पे आर्ट की, गांधारा आर्ट अलग हो जाएगा हमारा, है ना? पाटलिपुत्र का अलग हो जाएगा। तो अलग-अलग जगहों का अलग-अलग आर्ट यहाँ पे अगर हुनास और अरब्स आ रहे हैं, तो वो अपने यहाँ से कुछ और लेकर आएँगे क्योंकि मैंने बोला हुआ है कि जब भी लोग ट्रैवल करते हैं या इवन गुड्स भी ट्रैवल करते हैं, तो अगर लोग यहाँ पे ट्रैवल करेंगे, तो सिर्फ लोग गुड्स के साथ ट्रैवल नहीं करेंगे, उनके थॉट्स, उनके आइडियाज़, उनके कल्चर्स, उनका खाना सब कुछ ही ट्रैवल करता है। थर्ड यहाँ पे देखेंगे रिलीजन में बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो कि हमारी 6th सेंचुरी में हुई थी एंड दैट वाज़ भक्ति ट्रेडिशन। आप लोग को याद होगा कि पहले यहाँ पे किस तरीके से एक्सपेंसिव रिचुअल्स, यज्ञ परफॉर्म कराना, कैसे वैदिक सैक्रिफाइसेस वगैरह करना, वो सब करे जाते थे। बट धीरे-धीरे करके 6th सेंचुरी के बाद से यहाँ पे लोगों के मन में प्योर डिवोशन आ गया कि बस भगवान के प्रति खुद को पूर्ण समर्पण कर दो। उनके कोई यज्ञ, कोई रिचुअल्स, कोई सैक्रिफाइसेस बहुत हेवी हाई कराने की ज़रूरत नहीं है। बस भगवान के प्रति खुद को समर्पण कर दो। एंड जो आपको याद होगा अलवर्स आए थे और हमारे न्यायनर्स आए थे। आई होप आपको ये चीज़ याद होगी 12 अलवर्स थे, जो कि विष्णु जी को मानते थे एंड यहाँ पे न्यायनर्स थे, जो कि 63 संत थे ये वाले, जिसमें से 3 वुमेन थी हालाँकि और ये सब जो है वो शिव जी को मानते थे। ये 12 थे जिसमें अंदर एक थी अंदल जिन जो कि आप हमारी एक वुमन थी। ये जो आई होप यहाँ पे आपको याद होगा। इसलिए मैंने बोला कि चैप्टर को एक बार डिटेल में जहाँ समझा रखा है तीनों ही पार्ट को ज़रा पढ़ लेना, उसी के बाद क्वेश्चन आंसर्स वाली वीडियो पे आना, तभी आप लोगों को ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है जी? क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं व्हाट वाज़ द इम्पैक्ट ऑफ फॉरेन इन्वेजन्स एंड इंटरैक्शंस ऑन इंडियन सोसाइटी एंड पॉलिटी? कहते हैं जब यहाँ पे फॉरेन के इन्वेजन्स हुए, तो जो एक्सटर्नल इन्वेजन्स हुए, एक्सटर्नल जो हुए, हुनास के हुए, अरब्स के हुए, उनसे हमारे देश पे क्या इम्पैक्ट पड़ा? इंडिया की पॉलिटी वगैरह पे क्या इम्पैक्ट पड़ा? देखो, पहली बात अगर बात करूँ कि आखिर हमारे देश पे इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या पड़ा? तो देखो जब हमने बोला जब हुनास यहाँ पर आए थे या फिर अरब्स आए थे, जो भी आए थे, वो जब भी यहाँ पर आते हैं ज़ाहिर-सी बात है जो भी वहाँ का इंडिया का किंगडम है, ये लोग उसको चैलेंज करते हैं, कि हम जो है तुम्हारी राजगद्दी यहाँ से आके हटा देंगे। ज़ाहिर-सी बात है यहाँ पर क्या होता है पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन होता है। जब मोहम्मद बिन कासिम भी आएगा आप देखोगे अरब में, वो भी यहाँ पर ये सब प्रॉब्लम कॉज़ करेगा। तो जब कोई भी एक्सटर्नल किंगडम या कोई भी किंग कोई भी जो है जिसका यहाँ पे एम्पायर रह चुका है, तो वो अगर हमारे देश में आते हैं, तो हमारे देश का जो पॉलिटिकल वहाँ का किंगडम होता है, जो वहाँ का फ़ॉर्मूला है, जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं, जो उसका स्ट्रक्चर है, उसको ये लोग काफ़ी डिसइंटीग्रेट कर देते हैं, काफ़ी तोड़ देते हैं, फ्रेगमेंट कर देते हैं। दूसरी बात, अरब का जब एक्सपेंशन हुआ था सिंध में जो हमने कहा था कि अरब्स 300 सालों तक इतना ट्राई करते रहे, इतना एफर्ट्स करने के बाद भी वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इंडिया के 2 स्टेट्स में, बहुत छोटी-छोटी स्टेट्स में पंजाब और सिंध बस वहीं पे टिक कर रह पाए थे, उससे आगे अरब्स नहीं बढ़ पाए थे। वो हमने देखा था और वो भी किसके अंडर हो पाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने हालाँकि आकर का कुछ थोड़ा बड़ा एरिया कॉन्क्वर कर लिया था, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम की डेथ के बाद जो इंडिया के किंगडम्स थे, जो किंग वगैरह थे, उन्होंने दोबारा से वो सारे जो किंगडम्स इन्होंने ऑक्यूपाई करे थे मोहम्मद बिन कासिम ने वो दोबारा से अपने अंडर कर लिए थे। एंड एट द एंड इतनी एफर्ट्स के बाद भी ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 टेरिटरीज़ में ही रूल कर पाए थे। तो वही यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये यहाँ पर आए थे एज़ अरब का रूल यहाँ पर करा था, पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड इस्लाम का इन्फ्लुएंस क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है इस्लाम है, मुस्लिम है तो वो वाला इन्फ्लुएंस मैंने पहले ही कहा ये लोग अपने रिलिजन को स्प्रेड करने के लिए भी आते हैं, अपनी वेल्थ बढ़ाने के लिए और अपनी टेरिटरी को कॉन्क्वर करने के लिए, अपना एरिया बड़ा करने के लिए। इन 3 रीज़न से जो है ये एक्सटर्नली लोग जो है अलग-अलग किंग वगैरह जो है, अलग-अलग लोग हैं वो इन्वेड करते हैं किसी भी देश में। तो हमने कहा नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में इन्होंने आके यहाँ पे अपना इस्लाम का इन्फ्लुएंस भी छोड़ दिया था। यहाँ पे इनका मुस्लिम जो इनका रिलीजन था उसने यहाँ पे काफ़ी 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 प्रभाव डाला था। अच्छा। अच्छा, हुनास के बारे में एक और बात थी हालाँकि बाद में कि स्टार्टिंग में तो इन लोगों ने काफ़ी प्रॉब्लम कॉज़ करी थी, लेकिन बाद में ये हमारी सोसाइटी के साथ काफ़ी घुल-मिल गए थे, काफ़ी एसिमिलेट हो गए थे। आपको याद होगी ये चीज़, जब हमने देखा था कि हमारे लोकल कस्टम, ट्रेडिशंस, सोशल स्ट्रक्चर इन सबको ये लोग फ़ॉलो करने लग गए थे एंड धीरे-धीरे करके हमारी ही सोसाइटी के बीच रहकर हमारे ही लोगों का पार्ट ये बन गए थे। चौथी बात यहाँ पर ज़ाहिर-सी बात है मैंने बोला अगर ये लोग आएँगे तो अपने साथ अपने आइडियाज़, अपने ट्रेडिशंस, अपने कल्चर्स सब कुछ ये लोग अपने साथ लेकर आएँगे जिससे ज़ाहिर-सी बात है इंडिया की सोसाइटी में डाइवर्सिटी आएगी, विभिन्नता आएगी। ज़ाहिर-सी बात है पहले यहाँ पे इस्लाम नहीं था इतना हमारे इंडिया में लेकिन जब ये अरब्स आए तो लेकर आए, तो क्या हुआ हमारी और डाइवर्सिटी हमारे यहाँ पर ऐड हुई। ठीक है जी, दैट वाज़ द आपका बिग क्वेश्चन। तो इस चैप्टर के बीच में मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ मतलब
वैसे तो छोटे-छोटे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस या कुछ वो वैसे क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, वो हम लोगों ने चैप्टर के बीच में भी कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, कुछ क्वेश्चंस आप लोग अपनी क्लास में ग्रुप स्टडीज के अकॉर्डिंग वो वाले क्वेश्चंस भी यहाँ पर दे रखे हैं। बट अभी जो हमने यहाँ पर करना है, जो मैंने आप लोगों को कराना है, दैट इज़ पेज नंबर 64 पे एक क्वेश्चन है। देखो 64 पेज भी गायब हो गया। पेज यहाँ पे होगा। पेज नंबर 64 पे ऊपर की तरफ ये क्वेश्चन था, डू यू रिकॉल वेयर द कैपिटल ऑफ अर्लियर मौर्य एंड गुप्ता एम्पायर्स वर लोकेटेड? कहते हैं मौर्यास की और गुप्तास की कैपिटल कौन सी थी, आपको याद है? और अगर याद है तो कहते हैं आपको क्या लगता है किस तरीके से ये जो ये शिफ्ट हुआ था? मतलब जहाँ पर पहले इनकी कैपिटल थी और फिर जो अब हमने इस वाले चैप्टर में जिन-जिन एरियाज़ के बारे में पढ़ा है, ये जो शिफ्ट हुआ है, इस शिफ्ट से कैसे हमारी इंडिया की पॉलिटिक्स पे इम्पैक्ट आया होगा, इसी वाली बात यहाँ पर कही गई है। तो देखो यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर कहते हैं कैपिटल जो है मौर्यास की एंड गुप्ता एम्पायर्स की, हमने कहा भैया वो कौन सी थी, पाटलिपुत्र है। आपको पता है जो कि आज बिहार में है, पटना में है, ठीक है जी। शब्दों को शिफ्ट कैसे आता है, मैंने बोला जब इन एम्पायर्स का डिक्लाइन हो गया था, जब कोई भी एम्पायर डिक्लाइन होता है, बड़ा सा एम्पायर था हट गया, तो वहाँ पे छोटे-छोटे से किंगडम्स यहाँ पर आएँगे और जो भी एक किंगडम थोड़ा अच्छा चल जाएगा, वो अपनी पावर को और बड़ा करने की कोशिश करेगा। वही वाली बात यहाँ पर कह रखी है कि जो मेन सेंटर था पावर का, वो पाटलिपुत्र से हट के डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में आ गया था पूरे ही सब कॉन्टिनेंट के। तीसरी बात यहाँ पर रीजनल किंगडम्स यहाँ पर आएँगे, ज़ाहिर-सी बात है चीख-चीख कर बोल चुकी हूँ कि छोटी-छोटी सी डायनेस्टीज़, किंगडम ये सब यहाँ पर इमर्ज होंगे इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में। फोर्थ बात यहाँ पर क्या कही गई है, इम्पैक्ट क्या आएगा पॉलिटिक्स पे, यानी कि भैया पॉलिटिक्स पे क्या इम्पैक्ट आएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, पहले क्या है भैया, अगर पूरा ही ये एम्पायर, पूरा ही एक बड़ा रीजन अगर एक ही एम्पायर के पास है, तो यहाँ पे क्या है, सेंट्रल अथॉरिटी है, एक ही पर्सन की चलती है बस। लेकिन अब यहाँ पर ये हट गया, अब यहाँ पे छोटे-छोटे से बहुत सारे किंगडम्स हैं। तो अब यहाँ पर जो स्ट्रक्चर फॉलो होगा दैट विल बी कॉल्ड एज़ डिसेंट्रलाइज़्ड। क्या बोलेंगे इसे, हम बोलेंगे डिसेंट्रलाइज़्ड, यानी कि अब यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो फैल जाएगा, अब यहाँ पर वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे अब अलग-अलग जो है रीजन के लोग अपने-अपने एरिया को कंट्रोल करेंगे। तो यहाँ पे अब सेंट्रल ना होकर डिसेंट्रलाइज़ हो गया है, काफ़ी फ्रेगमेंटेड हो गया है, सब अपने-अपने किंगडम पे राज करेंगे। ये वाली बात जो है यहाँ पर कही गई है। एक और अभी आगे क्वेश्चन आएगा, पेज नंबर 68 पे आएगा, जिसमें कन्नौज के बारे में पूछा गया था हमसे, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल के बारे में बात करी गई थी। तो मुझे वो वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट लगा, इसलिए मैंने वो वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे लिखा, दैट व्हाई वाज़ कन्नौज सो अट्रैक्टिव टू दीज़ पावरफुल डायनेस्टीज़। यहाँ हम लोगों ने ये पढ़ा था कि ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल हुआ था, कि यहाँ से वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट से गुर्जर प्रतिहारास, नीचे से राष्ट्रकूटास, यहाँ पे ईस्ट से पालास, ये तीनों के तीनों जब यहाँ पे इस कन्नौज वाले एरिया के लिए लड़ रहे थे, तो कहते हैं ऐसा क्या था इस कन्नौज वाले एरिया में जो ये लोग इसके लिए लड़ रहे थे। तो इसके लिए आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, व्हाई वाज़ कन्नौज सो अट्रैक्टिव टू दोज़ पावरफुल डायनेस्टीज़। यहाँ मैंने इसलिए क्वेश्चन चेंज करा, टू दोज़ पावरफुल डायनेस्टीज़ के लिए आखिर क्यों इतना ज़्यादा ये अट्रैक्टिव था? वे आपसे पूछ सकते हैं, व्हाई डिड द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल हैपन, कि आखिर ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, हालांकि जब हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे तो वहां मैं इसके आपको अलग अलग फॉर्म बता दूंगी कि आखिर क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, लेकिन हाँ आपसे पूछ सकते हैं कि आखिर कन्नौज में ऐसा क्या था जो ये सब लोग कन्नौज के लिए लड़ रहे थे। देखो पहली बात यहाँ पे कहते हैं कि आखिर इसकी लोकेशन कहाँ पर है, इसकी लोकेशन ही बहुत बढ़िया जगह पे थी। अच्छा, जब आप लोगों ने, आपको याद होगा जब आप लोगों ने आपके क्लास 7 की जो पार्ट 1 आया था न्यू बुक का, उसमें एक पार्ट था जो आपका एम्पायर्स वाला ही, उसमें पढ़ा था कि आखिर आखिर मगध इतना पावरफुल क्यों था? आखिर मगध को इतना इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्यों बताया गया? तो मगध में ऐसा क्या था? सेम ऐसे ही यहाँ पर आपसे कन्नौज के लिए पूछा जा सकता है कि आखिर कन्नौज में ऐसा क्या था? तो जिस तरीके से मगध कहाँ पे था? आपका पटना में था, बिहार में। तो से जिस तरह से वो एक बहुत ही फर्टाइल गंगा प्लेन्स में था, सेम ऐसे ही ये भी बहुत ही फर्टाइल गंगा यमुना के दोआब रीजन में है। दोआब का मतलब क्या होता है? आप देखो, मान लो यहाँ पे गंगा नदी बह रही है, यहाँ पे दोआब नदी बह रही है, सॉरी यमुना नदी बह रही है। अब ये नदियों के बीच में जो एरिया होता है, ज़ाहिर-सी बात है मिट्टी-मिट्टी है, और क्योंकि ये मिट्टी वही मिट्टी होगी जो ये गंगा यमुना अपने साथ जब सैंड, सिल्ट, क्ले लेकर आ रही है, तो ये डिपॉज़िट कर रही है साइड-साइड में भी। और ये मिट्टी कौन-सी हुई फिर, अलूवियल सॉइल ही, ये बहुत फर्टाइल होती है। तो किसी भी 2 नदी के जो बीच का रीजन होता है, यहाँ पे नदी, इसको हम बोलते हैं दोआब रीजन, और ये बहुत ज़्यादा ही फर्टाइल होता है। और गंगा, यमुना तो इतनी बड़ी नदियाँ हैं, ज़ाहिर-सी बात है इनका बीच का रीजन बहुत ही फर्टाइल होगा, यहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छा खासा होगा, जितना अच्छा एग्रीकल्चर होगा, उतना ही यहाँ पे अच्छा खासा पैसा होगा। तो वही वाली बात जो है यहाँ पर कह रखी है। तीसरी बात यहाँ पर कहते हैं कि
कन्नौज, अगर सोचो आप इतना बड़ा एरिया है, इतना बढ़िया एरिया है, इतना फर्टाइल एरिया है, यहाँ से इतना अच्छा पैसा आप कमा सकते हो। अगर आपने इस वाले एरिया पे कंट्रोल कर लिया, तो आपके यहाँ पर जो पहुँच है, आप सेंटर में आ गए, आप सेंटर वाले एरिया को कंट्रोल कर रहे हो, तो आपकी जो पहुँच है वो सारे एरियाज़ तक अच्छी खासी एक्सपैंड हो सकेगी। एंड चौथी बात यहाँ पर बस इसी वाले पॉइंट को मैंने एक्सपैंड करके लिखा हुआ है क्वेश्चन को एक्चुअली, कि क्योंकि ये एरिया इतना बढ़िया है, इसलिए ये तीनों ही डायनेस्टीज़ जो है इसके खिलाफ यहाँ पर लड़ी थी, इसके लिए लड़ी थी। एंड जिस स्ट्रगल को हम लोगों ने क्या कहा था, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। ठीक है जी। तो आपके बिग क्वेश्चंस में से तो मुझे बस यही 2 क्वेश्चंस थे जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहे थे, जो मुझे लगा कि आप लोगों को ज़रूर कराने चाहिए। उसके बाद हम लोग आएँगे बच्चा आप लोगों के क्वेश्चंस एंड एक्टिविटीज़ वाले पार्ट पे, जिसमें हम लोग करेंगे आपका सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। कहते हैं कि अगर आप लोग कन्नौज में रह रहे होते, जब ये स्ट्रगल चल रहा था इन तीनों के बीच में ही, पालास, राष्ट्रकूटास सॉरी गुर्जर प्रतिहारास और राष्ट्रकूटास, इन तीनों के बीच में जब ये स्ट्रगल चल रहा था, अगर आप उस टाइम पे ज़िंदा होते, ठीक है? अगर आप होते, तो आपकी लाइफ को ये चीज़ कैसे इम्पैक्ट डाल रही होती? आपकी लाइफ में क्या चेंज हो रहा होता? और आपका इसके होने से आपके रूलर के प्रति आपका क्या थिंकिंग आपकी बन गई होती? ये सब बताने के लिए आपका फ्रेंड है एक, जो कि कांचीपुरम यानी कि तमिलनाडु में रहता है या रहती है। आपको अपनी फ्रेंड को, आप यहाँ रहते हो, आप यहाँ आपका यहाँ पर है कन्नौज में, एंड आपकी फ्रेंड यहाँ पे रहती है कांचीपुरम में। तो आपको इसको ये सब बताना है कि आपके यहाँ क्या चल रहा है एंड क्या सिचुएशन हो रखी है, आपको क्या फ़ील हो रहा है यहाँ पर, आपका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है बेसिकली आपकी लाइफ़ के ऊपर इन सब चीज़ों का। आपको ये सब बताते हुए अपनी फ्रेंड को एक लेटर लिखना है। अब देखो, ऑल्दो ये भी आप लोग खुद को लिख सकते हो, बट स्टिल मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा-सा एक बार लिख के ही बता दिया है। आप यहाँ पे इस तरह लिखोगे, डियर फ्रेंड, जो भी उनका नाम है, डियर प्रगति, डियर मीनाक्षी, डियर जो भी उनका नाम मतलब बेसिकली हो सकता है। तो कहते हैं, आई होप यू आर डूइंग वेल इन कांचीपुरम। आई एम राइटिंग अ लेटर टू टेल यू अबाउट द डिफिकल्ट सिचुएशन इन कन्नौज। पे मैं तुमको बता रही हूँ क्योंकि ये बताने के लिए लिख रही हूँ ये लेटर, कि भैया हमारे कन्नौज में बहुत ही बड़ी समस्या चल रही है। हमारा जो शहर है वो इन तीनों ही सिटीज़ के, इन तीनों ही बेसिकली किंगडम का सेंटर बन गया है स्ट्रगल करने का। ये तीनों हमारे ही सिटी के लिए लड़ रही हैं, एंड इन सब बैटल्स की वजह से, जो आए दिन बैटल हो रही है, लड़ाइयाँ हो रही है, इन सब की वजह से हमारी लाइफ बहुत ही अनसर्टेन हो गई है। द वॉर्स, जहाँ पर वॉर चल रहा है इन सब डायनेस्टीज़ के बीच में, हमारी डेली की आम ज़िंदगी को बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। कई बार मार्केट बंद होती है, कई बार ट्रैवल बाहर, ज़ाहिर-सी बात है करना सेफ नहीं है, एंड लोगों को अपनी सेफ्टी की, अपनी प्रॉपर्टी की बहुत चिंता रहती है। जो फार्मर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, उन सब पे भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है, बिकॉज़ इससे एग्रीकल्चर में और ट्रेड में भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है। अभी आप देखोगे वर्ल्ड वॉर 3 होने के मतलब चांसेस, मैं नहीं कहूँगी कि हाँ बनने वाले हैं, बन रहे हैं, बट हाँ, काफ़ी कुछ चल रहा है, महायुद्ध सॉर्ट ऑफ चल रहा है, ईरान, है ना? अब अफ़गानिस्तान भी बीच में हल्का-हल्का आ रहा है, इज़राइल तो है ही, यूएस तो है ही, यूएई है, मतलब बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं मिडल ईस्ट की, वो सब लड़ रही है, यूएस, इज़राइल वगैरह, सबका आपस में वॉर छिड़ा पड़ा है। तो इट्स लाइक चाइना भी कूदने को तैयार है कि अगर मेरे भी किसी इंसान को कुछ हो गया जो ईरान में रह रहे हैं, इज़राइल में रह रहे हैं, तो मैं भी इस वॉर में कूद जाऊँगा। बिकॉज़ मतलब अब समझ में नहीं आ रही, चीज़ें इतनी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही हैं कि जो लोग ईरान में रह रहे हैं, इज़राइल में रह रहे हैं, उन सबको इतनी टेंशन हो रही है, खासकर ईरान वालों को, कि वो अटक के रह गए हैं बेचारे। यूके तक यहाँ पर इन सब के बीच पिस रहा है, मतलब बहुत कुछ यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ पर क्या था ना, जगह जब किसी भी कंट्रीज़ के बीच में वॉर होता है, मैं हमेशा कहती हूँ कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा बात की बात है। लेकिन जो अभी सिचुएशन चल रही है उसमें सारी ही कंट्रीज़ का कहीं न कहीं सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक हर तरफ से उनका नुकसान होता ही होता है। जो भी सारी कंट्रीज़ इन्वॉल्व होती हैं उसके अंदर, बिकॉज़ सबके वॉर्स लगेंगे, वेपन लगेंगे, इक्विपमेंट्स लगेंगे, पूरे-पूरे इकोनॉमिक खर्चा यहाँ पर पूरा-पूरा होगा, पॉलिटिकल लाइफ में यहाँ पे इम्पैक्ट आएगा। सब कुछ बहुत गड़बड़ा जाता है। तो वही वाली बात जो है यहाँ पर उन्होंने भी कह रखी है यहाँ पर। ठीक है? ओके। अब यहाँ पे बस लास्ट में यहाँ पे ये लिखना है भैया कि आप भई मैं आशा करती हूँ कि आप लोग भी यहाँ पर ठीक हो, एंड आशा करूँगी कि यहाँ पे सब कुछ चीज़ें मेरे यहाँ पे सब कुछ ठीक हो सके, एंड आई होप वहाँ पे सब कुछ पीसफुल हो, एंड जैसा भी हो बाकी मुझे भी इस लेटर के रिटर्न में आप भी बताएँ। ये वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, ये जो सारे क्वेश्चन्स हैं ऑलमोस्ट ये एनालिटिकल क्वेश्चन्स हैं। तो आप लोग चाहो तो आप लोग खुद भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मेरे वाला ही आंसर लिखना है। आप लोग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। कहते हैं एम्परर्स और किंग्स जो थे इस पीरियड में कंट्रोल ओनली वन कोर रीजन। ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो सकता है, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो कहते हैं जो एम्परर्स या किंग वगैरह होते थे, वो लोग डायरेक्टली तो जो मेन मेन रीजन है बस उसी को कंट्रोल करते थे। मैंने आपको पढ़ाया चैप्टर के दौरान भी कि यहाँ पर मान लो यहाँ पे एक किंग रह रहा है, एंड इसके आसपास के ये जो है कुछ मेन मेन किंगडम है जो इसने कॉन्क्वर करे हुए हैं। इन पे तो वो डायरेक्टली कंट्रोल करेगा कि हाँ जी मेरा ही शासन है, मैं ही ध्यान रखूंगा इनका। लेकिन जो और छोटे छोटे से किंगडम होंगे जो उसने और स्टैब्लिश कर रखे हैं, अपने अंडर कर रखे हैं,
यहाँ पे वो अपने द्वारा बिठाए गए किसी गवर्नर को बेसिकली ये सौंप देगा और उससे कहेगा तुम यहाँ को संभालो इसको, जिस पर्सन को हम वेसल भी बोलते हैं, तो उसको अपना बना लेगा एंड कहेगा कि तुम यहाँ पे संभालो इस छोटे-छोटे एरियाज़ को, मेरा यहाँ पे इनडायरेक्ट कंट्रोल रहेगा। मैं तुम्हारे थ्रू यहाँ पर देखता रहूँगा कि हाँ, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, बट यहाँ पे ध्यान तुम ही रखो, जो जिसे हम वेसल बोलते हैं, तुम यहाँ पे ध्यान रखो और जो भी कुछ बात हो तुम मुझे बताना और तुम्हें यहाँ पर बैठा रहा हूँ, इसके बदले तुम मुझे कोई ना कोई गिफ्ट तुम एज़ अ ट्रिब्यूट के रूप में मुझे पे करोगे। टैक्स, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कुछ भी यहाँ पर तुम मुझे पे करोगे। तो वही यहाँ पर बोल रहे हैं ऐसा करने के क्या एडवांटेज होते हैं और क्या ही ऐसा करने के डिसएडवांटेज होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लीज़ याद रखना और एक बार सुन लो। ऐसे करने के एडवांटेज क्या होंगे? भैया वो बहुत आराम से शासन कर पाएगा, क्योंकि भैया अगर वो सारे छोटे-छोटे एरियाज़ पे भी ध्यान रखेगा, तो जो बड़े-बड़े एरिया हैं, उन पे ध्यान कैसे रख पाएगा? इसलिए ज़्यादा बेटर है कि अगर उसने अपनी पावर को दे दिया है, डेलीगेट करने का मतलब है दे दिया है किसी को जो वेसल वगैरह हैं, उनको छोटे की किंगडम को सँभालने के लिए, तो जो बड़े-बड़े किंगडम्स हैं, वो उनको खुद से आराम से सँभाल पाएगा। दूसरी बात, जो वेसल्स हैं, उनको ज़्यादा अच्छे से पता होगा बिकॉज़ वो वहीं पे रह रहे हैं, लोकली जो भी हैं, तो उनको ज़्यादा अच्छे से पता होगा कि उनके एरिया में क्या प्रॉब्लम है, क्या अच्छी चीज़ है, क्या सही करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो उनको अपनी कंडीशंस के बारे में ज़्यादा अच्छे से पता होगा और वो उसको ज़्यादा अच्छे से सँभाल पाएँगे। तीसरी बात, वेसल्स जो होंगे भैया जब भी किंग को कोई भी ट्रूप चाहिए हो, कोई आर्मी चाहिए हो, हेल्प चाहिए हो, तो जो वेसल है वो उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। ये जो इसके कुछ एडवांटेज हो गए। लेकिन अब इससे प्रॉब्लम क्या-क्या आ सकते हैं? क्या पता हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, क्या पता जो ये वेसल हैं ये बाद में इतने ज़्यादा पावरफुल हो जाएँ कि अपने एरिया पे इतने अपनी अपनी पहचान, अपनी मजबूती बिठा लें कि बाद में अब ये इसको ही हटा दें किंग को, ना भैया अब तो मैं यहाँ पर बैठ गया। तो क्या होगा? उससे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ज़ाहिर-सी बात है यहाँ पर क्योंकि वो दूर का रीजन है तो किंग उस पे क्या पता इतना ध्यान ना रख पाए और यहाँ पर वो अपना एम्पायर जमा ले अपना वो। अच्छा, रिबेलियन यहाँ पे हो सकता है फिर मैंने वही यहाँ पर बोला है अगर वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा तो वो रिबेल करेगा, वो लड़ेगा एम्परर से। ना भैया अब तो ये मेरा हो गया, मेरे लोग हैं, मेरी सुनते हैं, मेरी बात मानते हैं, मेरी यहाँ पे चलती है। तू कौन मैं खाम का, मैं यहाँ पे राज करूँगा। वही चीज़ हो सकती है। एंड तीसरी बात यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी यहाँ पर आ जाएगी, ज़ाहिर-सी बात है यहाँ पे रूलर्स और वेसल इन दोनों के बीच में आए दिन वॉर होते रहेंगे, ये पावर के लिए ये लोग आपस में लड़ेंगे। हालाँकि फिर देखो रूलर ऑलमोस्ट चांसेस में ऑलमोस्ट केस में जीतेगा ही वेसल से क्योंकि वेसल के पास इतनी टेरिटरी है। रूलर के पास इतनी सारी टेरिटरी है। सबकी अगर आर्मी आ जाएगी यहाँ पर तो वेसल तो आराम से हार जाएगा। लेकिन इन लोगों के बीच में ऐसा होने से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो ये जो है इसके कुछ एडवांटेज हुए, ये जो है इसके कुछ आपके डिसएडवांटेज भी हुए। क्वेश्चन नंबर 3 जिस तरीके से आप देखोगे इन्वेशंस करना हुनास का और अरब्स का मतलब जब हुनास और अरब्स आए थे, तो इन दोनों के ही आने के अलग-अलग एम क्या थे? इन दोनों के यहाँ पे अटैक करने के या चीज़ों को हैंडल करने के मेथड क्या थे? और उसका उसका अलग-अलग इम्पैक्ट हमारे इंडिया पे क्या-क्या पड़ा था? तो डिफरेंटली हमें दोनों को अलग से कंपेयर करके हमें यहाँ पर बताना है। तो देखो, अगर यहाँ बात करूँगी मैं अलग-अलग किंगडम्स की, देखो एम की बात करूँ अगर मैं इनके, तो कहते हैं हुनास यहाँ पर जो आए थे इंडिया को इन्वेड करने के लिए, तो ये लोग आए थे टेरिटरी को गेन करने के लिए। इनका मेन मकसद था यहाँ पे अपनी टेरिटरी को कॉन्क्वर करना, उसको बढ़ाना और यहाँ से बहुत सारा पैसा लेकर जाना। लेकिन जो आप अरब्स आए थे, अरब्स का यहाँ पर क्या था 712 सी में आए थे, आपको याद होगा सिंध को उन लोगों ने इन्वेड करा था वहाँ पे, मोहम्मद बिन कासिम के अंदर आए थे, तो उनका यहाँ पर ये था कि उनको अपने पॉलिटिकल रूल, इवन अपना रिलीजन भी उनको यहाँ पर स्प्रेड करना है। हुनास का ऐसा कुछ नहीं था, बट इन लोगों का यहाँ पर ये वाली चीज़ भी थी। मेथड की बात करूँ, हुनास यहाँ पर इंडिया में आए थे नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन पासेस से, ये माउंटेन्स होते हैं, इनके बीच में पासेस होते हैं, जिससे आप एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन या फिर एक जगह से दूसरी जगह पे आप लोग क्रॉस कर सकते हो माउंटेन्स को। तो कहते हैं, इन्होंने वायलेंट मिलिट्री अटैक वगैरह भी करे थे, कुछ रीजन्स को कॉन्क्वर करने के लिए। अरब्स का लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से ये आए थे और बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से इन्होंने वहाँ पे शासन भी करा, जहाँ पर जिस एरिया को इन लोगों ने कंट्रोल भी कर लिया था। ऑल्दो बहुत बड़ा एरिया ये लोग कंट्रोल नहीं कर पाए थे। इम्पैक्ट क्या रहेगा इनका जो इम्पैक्ट रहेगा वो हुनास के इन्वेजन का, वो वीक कर देगा यहाँ पर इंडिया के किंगडम्स को, ज़ाहिर-सी बात है उससे इंडिया के किंगडम्स को वीकनेस मतलब वो वीक हो जाएँगे, वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगे उतना बिकॉज़ आपस में काफ़ी लड़ाइयाँ होंगी। लेकिन बाद में ये हुनास हमने देखा था ये खुद ही हमारी इंडिया की सोसाइटी में एसिमिलेट हो गए थे, काफ़ी घुल-मिल गए थे। बट अरब का ऐसा कुछ नहीं था, अरब का यहाँ पर ये था कि इनसे क्या हुआ था भैया यहाँ पे पॉलिटिकल अथॉरिटी आ गई थी, यहाँ पे इस्लाम का यहाँ पे कल्चर धीरे-धीरे करके उसका इन्फ्लुएंस यहाँ पर आ गया था, खासकर नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में। और ये लोग कभी भी हमारी सोसाइटी के साथ एज़ सच एसिमिलेट नहीं हुए, जहाँ पे इन लोगों ने हमारे ही कल्चर को, ट्रेडिशन को अडॉप्ट कर लिया हो। अपना यहाँ पर नहीं घुसड़ा बल्कि हमारे को अडॉप्ट कर लिया, ऐसा कुछ अरब्स ने नहीं करा था। ओके जी।
क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। इमेजिन करो कि आप एक सिटीजन हो और आप प्रयाग की असेंबली देख रहे हो, तो आप किस तरीके से रिएक्ट करोगे ये जानकर कि प्रयागराज जहाँ पे हर्षवर्धन रहते थे, तो जहाँ पे उनकी असेंबली थी, तो कहते हैं आप उनकी असेंबली असेंबली में बैठे हो हर्षवर्धन की और आप ये देख रहे हो कि किस तरीके से हर्षवर्धन ने अपनी सारी जो वेल्थ है वो दे दी है। तो आप इसके ऊपर कैसा रिएक्ट करोगे? आपका क्या इस पे रिएक्शन होगा बेसिकली? तो कहते हैं भैया मुझे काफ़ी एडमिरेशन फ़ील होगी, काफ़ी रिस्पेक्ट होगी जब मुझे ये पता चलेगा कि उन्होंने अपना सारा पैसा पुअर को, यानी गरीब इंसान को, मॉन्क्स को, भिक्षुक को, ज्ञानियों को दे दिया है। तो मैं कहूँगा कि हाँ जी भैया, जो किंग है वो काफ़ी दयालु है, काफ़ी कंपैशनेट है, काफ़ी लोगों से घुल-मिल कर रहने वाला, उनकी बातों को समझने वाला, जानने वाला वो है। और उसके एक्शन जो है भैया मुझे इंस्पायर करेंगे एंड ये जानकर अच्छा लगेगा मुझे कि वो जो उसके सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि जो उसकी प्रजा है बेसिकली, वो उनका ध्यान रख रहा है, उनके भले के लिए काम कर रहे हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है ऐसा किंग पाकर, इतना दयालु, इतना जेनरस किंग पाके, जो कि चैरिटी में बहुत विश्वास रखता है, तो मुझे काफ़ी प्राउड ही फील होगा, कि ध्यान रखता है सबका। बस ये वाली बात जो यहाँ पर कही हुई है, आपके वाला आंसर भी खुद से लिख सकते थे। अब देखो सेम ऐसे ही यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 और 6 यहाँ पे दे रखे हैं जो आपको खुद ही करने हैं ऑल्दो ये तो, क्योंकि देखो यहाँ पे दोनों ही ग्रुप्स की बात करी हुई है इसमें भी। कहते हैं आपको अपनी क्लास में ग्रुप बनाना है और आपको देखना है कि लेट ईच ग्रुप, और हर एक ग्रुप आपने अपनी क्लास के 2 ग्रुप बनाए और हर एक ग्रुप ना अपने अपने पर्सन में से, अपने मेंबर्स में से एक अलवर चुनेंगे, यानी कि जो कि विष्णु जी को मानेंगे, और एक नया नर चुनेंगे जो कि शिव जी को मानेंगे। और आपको उनके लिए बायोग्राफी प्रिपेयर करनी है, कोई बुकलेट सी, कोई पोस्टर सा प्रिपेयर करना है, जहाँ पे उनकी लाइफ की स्टोरीज़ लिखनी है, सैंपल पोएम लिखनी है। ये जो है कुछ चीज़ें यहाँ पर बोल रखी है। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर कहते हैं आप नोटिस करोगे कि जो हमारे मैप हैं जो आज के टाइम पे हैं, वो उसमें बेसिकली क्या है कि आपने देखा होगा जिस पर सपोज़ पाटलिपुत्र है, तो ये जो है नाम है पुराना, एंशिएंट नाम है, लेकिन आज जो इसका नाम चेंज हो चुका है। तो बस आपको कहते हैं कि आपको अपने मैप में ऐसे ही कुछ जगहों को मार्क करना है जिसका नाम पहले कुछ और था एंड बाद में इसका नाम कुछ और पड़ा। देखो मैं इतना ऊपर मैप में क्या लिख रहा हूँ, मैं आपको वैसे बताती हूँ। आपने पाटलिपुत्र पढ़ा है, क्योंकि बिहार में पाटलिपुत्र है, आज उसका नाम है पट। आपने स्टार्टिंग में ही चैप्टर के कन्याकुब्जा पढ़ा था, जहाँ कन्नौज का नाम आया था, तो वो आज का कन्नौज है। उस टाइम पे उज्जैन का नाम था उज्जैनी, आज क्या है वो उज्जैन है। तो इस तरीके से कई जगहों का नाम जो है वो क्या हुआ है, चेंज हुआ है। तो बस आपको यहाँ पर वही बताना है मैप में मार्क करके। क्वेश्चन नंबर 7 की बात आती है कि आपको यहाँ पे रूलर को और उनके डायनेस्टी के शहर के साथ उसको जो है मैच करना है। ठीक है जी, चलो ज़रा एक बार इसको देखते हैं। कहते हैं यहाँ पे राष्ट्रकूटास कहाँ पे थे? साउथ में थे। देखो साउथ में यहाँ पे मन्नेखेता में थे। ये रहा मन्नेखेता, आपने देखा था नीचे की तरफ जो उनकी कैपिटल वाला एरिया था वो वाला। गुर्जरा प्रतिहारास भैया कहाँ के हैं? हमारे उज्जैन वाले पार्ट के थे, ठीक है जी। चोलास कहाँ के? हमारे तमिलनाडु वाले पार्ट के थे। चोलास इधर आपको याद होगा यहाँ पे ऐसा था कि ये थे चोलास, ये थे चेरास और ये थे पांड्यास, इस तरीके से थे। चोलास जो है कहाँ पे आएँगे बच्चा? तंजावुर वाले पार्ट में आएँगे। हर्षवर्धन कहाँ पे आएँगे भैया? आपके ऊपर वाले पार्ट में थे ये। तो कन्याकुब्ज यानी कि कन्नौज वाले पार्ट में यही थे एंड पल्लवास आपके कहाँ पे थे? नीचे, कहाँ पे थे? कांची वाले पार्ट में, कांचीपुरम, तमिलनाडु, बाद में यहाँ पर जो है पल्लवास आए थे। आई होप आपको याद होगा। तो ये जो है इनका क्या हुआ? करेक्ट मैच इनका हो जाएगा। दिस वाज़ द लास्ट क्वेश्चन एंड आप उसका एसएस ले सकते हो एक बार को। बाकी आप लोगों का मतलब चैप्टर हो गया है कंप्लीट। आई रियली होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, आप लोगों को क्वेश्चन्स लिखने का फॉर्मेट, आपको तरीका आपको सब अच्छा लगा हो। बस एक कमेंट मत करना प्लीज़ कि मैम आंसर्स बड़े-बड़े हैं या पॉइंट ज़्यादा है, बिकॉज़ मैं बता चुकी हूँ अगर मैंने 4 पॉइंट लिखवाए हैं, तो 1000 बच्चों में से क्या पता किसी को स्टार्टिंग के 2 अच्छे लगे, किसी को बीच के 2 अच्छे लगे, किसी को लास्ट के 2 अच्छे लगे। वहाँ पे सबके अकॉर्डिंग मेरे को सोचना पड़ता है, इसलिए आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट आपको ईज़ी लगे, आप लोग उन वाले पॉइंट्स को याद कर सकते हो, उसी को आप लोग याद कर देना अपनी कॉपी में नोट डाउन करके, या जैसे भी है। बाकी अगर आप लोगों को उसका पीडीएफ चाहिए, आपको पता है टेलीग्राम ग्रुप का आपको लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू जी। बाकी मिलते हैं हम लोग अपनी वीडियो में। आई रियली होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करो, शेयर करो अपनी फ्रेंड्स तक, सब तक ये पहुँच सके। बाकी बाय-बाय, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।